और जो बच्चे देखेंगे उनसे मैं ये कहूँगा कि आज के टाइम में नशा बहुत आम हो रहा है। नशे से दूर रहें। ये लत अगर लग जाती है तो पहले पहले इंसान को लगता है कि ये बहुत खुशी देता है, आज़ादी देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान से सब कुछ छीन लेता है। पूरे राजौरी, पूरे पीर पंचाल की बात करूँगा। हमने सोचा हम अपने राजौरी को रिप्रेजेंट करें, अपनी जो परेशानियां हैं वो उन तक पहुंचाएं। सही बात है, नौकरियां भी कम हैं, लेकिन अभी जो है वो क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। अब पढ़ाई करके क्या बनने की ख्वाहिश है, क्या बनना चाहते हैं, तो अपने लोगों के लिए किस तरह का किरदार निभाना चाहते हैं? मैं एक वकील के रूप में लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रेडियो संगम 88.8 FM का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट RJ ज़हीर। मेरे साथ इस वक्त हमारे ख़ुसूसी मेहमान हैं इरफान अवाना साहब। इरफान अवाना को आप जानते होंगे क्योंकि ये वही इरफान अवाना है जो राजौरी से दिल्ली की तरफ गया था। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ आप जुड़े रहें इस पूरी मालूमात को देखने के लिए। इरफान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे रेडियो संगम 88.8 FM के डिजिटल प्लेटफॉर्म से नाजरीन के साथ रूबरू हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात रेडियो संगम से रख सकूं। आपकी तालीम क्या है? अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और ज़िला राजौरी की पंचायत खा नंबर 2 से आप आते हैं? जी, मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ और 10th मैंने की है गांधी मेमोरियल हाई स्कूल अड़गी से। अब 11th में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दलोड़ी से 11th कर रहा हूँ। अच्छा, दलोड़ी से आप 11th कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इरफान जी, पढ़ाई तो आपकी अभी 11th क्लास में आप पहुँचे हैं, पढ़ाई आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपने एक सफ़र तय किया जो हाल में ही आपने राजौरी से दिल्ली की तरफ का किया। दिल्ली आप गए भी और आपने ये सफ़र पैदल तय किया था, तो इसके पीछे का विज़न क्या था? इसके पीछे काफ़ी समय से मैं सोच रहा था इस चीज़ को। ये मेरे मन में बहुत पहले से था कि ऐसे डायरेक्टली तो हम प्रधानमंत्री जी से मिल नहीं सकते क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। मैंने सोचा कुछ अनोखा किया जाए जिससे वो हमारी तरफ अट्रैक्टिव हों और हम अपनी उनसे अगर हमारी मुलाकात होती है तो हम कुछ बातचीत करें हमारे एरियाज़ को लेकर। हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। अगर बात मैं सिर्फ बुद्धल की नहीं, पूरे राजौरी, पूरे पीर पंचाल की बात करूँगा। हमने सोचा हम अपने राजौरी को रिप्रेजेंट करें, अपनी जो परेशानियां हैं वो उन तक पहुंचाएं। इरफान जी, एज बहुत छोटी है आपकी, क्लास 11th में आप, और ये ख्याल कैसे आया आपके माइंड में कि आप अपने इलाका को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पैदल चल करके दिल्ली जाएंगे और फिर अपनी बात रखेंगे? देखिए, ऐसा है, जिन लोगों को हमने चुना हुआ है, बहुत सारे लोगों को, तो अगर वो हमारी बात नहीं करेंगे तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही एक अनोखा सफ़र करें जिससे लोग अट्रैक्ट हों। हमारे जो एरियाज़ हैं बहुत पीछे हैं, हमारी पूरी बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी और फिर जो हमारी 4-5 पंचायतें हैं लाइक जमोला, खाए होगी, बी होगी, कंथोल, सडा, बिना, इनकी तरफ आज तक किसी ने देखा ठीक है, नहीं। आपका देहाती इलाका है, दूर दराज का इलाका है, तो आपको कमियां क्या नज़र आती हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी ठीक करने की ज़रूरत है और उन पे काम होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है रोड कनेक्टिविटी। हमारे वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से लोग ना टाइम पे हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते हैं। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर, तो वो स्कूल नहीं टाइम पे पहुँच सकते हैं। दूसरी ये बात है कि हमारी पंचायत में, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, हमारी पंचायत में एक ब्रिज नहीं है दरिया पे, जिसकी वजह से 2 महीने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। बरसात के टाइम पे अगर रात को या फिर जब कभी बारिश हो, कोई बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता। दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना। 3-4 पंचायतें हैं, सीधा दरिया आता है। अब जो हॉस्पिटल है वो इस पार है, जो हाई सेकेंडरी स्कूल है वो इस पार है, तो जो उस तरफ वाली आबादी है उसको आने में दुश्वारी होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। और उसके लिए लास्ट टाइम अक्टूबर में वो मेरी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। पहली वीडियो मेरी जो 2 लाख लोगों ने देखी थी, उसके लिए मैंने हमारे पीरो मुर्शिद और MP मियां अल्ताफ़ साहब को कॉल भी की थी और उनसे मैंने ये बात की। और उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट आई थिंक 26 लाख का उसी पुल के लिए रखा, लेकिन वो पैसा आया, कुछ ठेकेदार आए, थोड़ा बहुत काम किया तो वापस चले गए। देखिए, अब बरसात आस्ता आस्ता निकल रही है, परेशानियां लोगों को अब होती हैं,
तो अभी तो वो होना इरफान जी, चाहिए था। इसके अलावा ये छोटे मोटे जो डेवलपमेंट के काम हैं, इनकी वजह से भी लोगों को मुश्किलातें आती हैं और मुश्किलात देख रहे हैं देहात के लोग, और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे इन चीज़ों को ठीक किया जाएगा। स्कूल्स की क्या सिचुएशन है? स्कूल्स में इस वक्त जो स्टाफ की है वो भी बड़ी स्टाफ कमी की है। बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। हमारे पास एक स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है, बहुत सारे बच्चे आते हैं आसपास के वहाँ पे, लेकिन सिर्फ 2 से 3 स्टाफ मेंबर हैं, तो वो क्या ही करेंगे। अब क्योंकि ये स्टाफ की कमी तो सिर्फ यहाँ पर नहीं है, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो पेंडिंग हैं, खाली हैं, उनको अभी पूरा करने के लिए कोई खास सरकार इक़दामात को नहीं इसके है। लिए सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो 12th से लेकर PhD तक वो अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं, तो फिर ऐसे ही देखिए कामकाज, हमारे गरीब लोग हैं, कामकाज के लिए फिर वो मजदूरी करते हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए। इरफान जी, ये जो सारे मामलात हैं, क्या ये आपने अपने जहन में रखे थे कि ये सारे आप डिस्कस कर पाएंगे? बिल्कुल, मैंने तो यही सोचकर मैं घर से निकला था कि जब मुझे मौका मिलेगा, अगर मुझे 4-5 मिनट भी मिल जाएंगे, तो सबसे पहले मैं अपने पीर पंचाल की बात करूंगा, फिर मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। तो इरफान जी, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपको रिस्पांस क्या मिला था कि नहीं मिल पाए हैं या नहीं मिल पाएंगे? हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा वेट कीजिए, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। फिर हम कुछ दिन वेट करते रहे। उन लोगों ने हमें इतना विश्वास दिलवाया कि परसों आपको इस टाइम पे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट 12 दिन के बाद वो कहने लगे अभी नहीं हो सकेगा, वो इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री जी, तो आप वापस चले जाइए या फिर आप 1 महीना वेट कीजिए। तो महीना हम कर नहीं सकते थे वेट, क्योंकि हमारे स्कूल दोबारा से रीओपन हो गए थे, तो इसलिए हम वापस ही आ गए। अगर इरफान जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आपसे मिलते और आपको सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया जाता, तो इन 5 मिनट में आप क्या क्या बात रखते? प्रधानमंत्री जी से मतलब इश्यूज़ पे मैंने बात करनी थी। सबसे बड़ा इशू था जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में बना था, लेकिन हमारे यहाँ आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पीछे ही हमारे गुजर बकरवाल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है उसकी वजह से, तो इस पे मैंने बात करनी थी ख़ास। जो और बहुत सारी स्कीमें हैं जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, लॉन्च तो की हुई हैं, उन पे इस पे भी बात करनी थी। टूरिज़म की एक बहुत बड़ी हमारे जो राजौरी पुंछ बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं, अनएक्सप्लोर ब्यूटी है यहाँ पर, तो टूरिज़म की बात करनी थी, नौजवानों की बात करनी थी, और ख़ास करके मैंने अपने पीर पंचाल की बात करनी थी। बहुत खूब। तो इरफान जी, जाते समय जब आप यहाँ से निकले तो पैदल सफ़र आप तय कर रहे थे, तो किन किन मुश्किलातों का सामना किया आपने? मुश्किलातें बहुत सारी आई थी, बहुत सारी। मतलब उस समय गर्मी इतनी थी कि कोई एसी के बिना रह नहीं पाता था। 40 से 45 और आगे पंजाब हरियाणा में 45 से भी ऊपर थी। बहुत सारी मुश्किलातें थीं, लेकिन दिल में एक जज्बा था, एक जुनून था कि प्रधानमंत्री जी से मिलना है। तो जब कभी मैं सोचता था कि गर्मी ज़्यादा है, फिर वही बात कि अभी हम सिर्फ मैं इरफान अवाना और अमित सिंह नहीं जा रहे, इनके साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों की वजह से फिर जो चलते अमित रहे। सिंह था आपके साथ में, तो अमित भी आपका क्लासमेट है? हाँ, अमित मेरा क्लासमेट तो है। दोनों ने आपने तय किया था कि हम दोनों इकट्ठे जाएंगे? हाँ, हम दोनों। जब आप क्योंकि दोनों जाते थे आगे, तो आपकी वीडियोस वगैरह शूट की जाती थी, तो वीडियोस बनाने के लिए किसी को हायर करते थे, किसी को बोलते थे आप? हाँ, रास्ते में अगर कोई मिल जाए छोटी सी वीडियो, साथ में हमारे पास स्टैंड था, उससे भी बना अच्छा, लेते। स्टैंड भी रखते थे तो उससे स्टैंड भी से- बना लेते हाँ, थे। उससे भी बना लेते थे। तो रात जब पड़ जाती थी, रात का वक्त आता था, तो इस दौरान बीच बीच में सड़कें जो हैं वो खाली होती थी, गाड़ियां बहुत कम होती होंगी, कई जगहों पर मुश्किलात आ सकती है, तो वहाँ पर आपका क्या जज्बा रहता था? जम्मू कश्मीर में तो हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि यहाँ के लोग, मैं बोलूँगा पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ढूंढो, यहाँ के लोग, ऐसे लोग कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही नेक दिल लोग हैं। ये हमें पहले ही 1 दिन पहले एडवांस में हज़ारों लोगों की कॉल आ जाती थी, आपने आज हमारे पास रहना है, आपने आज हमारे पास रहना है। तो जम्मू कश्मीर तक तो कुछ नहीं, लेकिन एक बार पठानकोट से आगे एक एरिया दसूआ उसको कहा जाता है, वहाँ पर रात होने वाली थी। तो हमने सोचा आज हम कहाँ जाएंगे, रात पड़ गई, बहुत डर गए। फिर चले आस्ता आस्ता, फिर हमने सोचा कि अब होटल वगैरह तो कोई मिल नहीं सकता, थोड़ी बहुत पैसों की भी कमी थी, तो सोचा हमने गुरुद्वारा में रहेंगे। तो गुरुद्वारा साहिब गए, तो
अच्छे वहाँ से रहे। रहे। हाँ, हम रास्ते में मंदिर में भी रहे हैं, हमने मस्जिद में भी रहते हैं, 2-3 कटी हैं, गुरुद्वारा में तो पंजाब पूरा गुरुद्वारा ही में हमने किया। अच्छा, पंजाब में आप ठीक रहे। हाँ जी। बहुत खूब। तो इस जाते सफ़र में आपको कभी ये महसूस हुआ कि हमने सफ़र तो शुरू कर दिया है लेकिन अब परेशान हो रहे हैं, थक रहे हैं, चलते समय बहुत मुश्किलातें भी आ रही हैं, खाने पीने की दुश्वारियां भी आपको देखनी पड़ रही हैं, तो कभी ये लगा कि हमें ये सफ़र नहीं करना चाहिए था अभी? हाँ, ऐसा बहुत बार मेरे मन में आया कि यार अब हमने ये सफ़र तो कर लिया है शुरू, लेकिन इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहने से ज़्यादा मुश्किल होता है करना। बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि अब ये छोड़ देना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए। तो फिर जब लोगों की तरफ ख्याल आता था, लोग हमने इतना प्यार कर रहे थे, हमारा हर जगह जगह पर वेलकम होता था। सबसे ज़्यादा पामला के लोगों ने जो वेलकम किया, वो तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा, और मैं जितना मर्ज़ी उनका शुक्रिया अदा करूँ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत अच्छे से हमारा वेलकम हुआ पूरे जम्मू कश्मीर में। आगे पंजाब के लोग तो बहुत अच्छे हैं, खाना पीना सब अच्छा कुछ। इरफान जी, जब आप ये सफ़र तय कर रहे थे, इस दौरान आपने मुख्तलिफ़ रियासतों का, यूटीज़ का जो सफ़र है वो भी तय किया है, तो इस दौरान आपने क्या ख़ास चीज़ देखी जो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों में वो चीज़ नहीं है, और वो सीख के तौर पर आप हमारे नौजवानों को बता पाएँ? बात ऐसी है ज़हीर साहब कि जब हम यहाँ से निकले, हमारे जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हेजिटेशन है, हरियाणा में या फिर उससे आगे दिल्ली में हमने ऐसा देखा कि जो स्टूडेंट दिन में अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कहीं भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो शाम को रेड़ियाँ लगाते हैं। शाम को रेड़ी लगा के कम से कम वो 1000-2000 अर्निंग करते हैं। तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे अगर नौजवान किसी को बोलेंगे कि भाई तू रेड़ी लगा ले, तो वो बोलेगा यार मैं इसीलिए पढ़ाई कर रहा हूँ कि मुझे रेड़ी लगानी है। हमारे लोगों में शर्म बहुत है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे नौजवान डिपेंडेंट भी हैं कि वो नौकरी हासिल करें, और नौकरी मिलना भी मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी आपने कही कि बहरूनी रियासतों में या यूटीज़ में नौजवान जो है वो पढ़ाई के साथ साथ कारोबार भी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हमारे नौजवानों को भी कारोबार करना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि करना अगर चाहिए। पढ़ाई भी कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त निकाल के अगर वो कारोबार पर भी तवज्जो दे देते हैं तो अच्छी ज़िंदगी हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं अपने रहने सहने को, तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं इससे। तो दिल्ली में भी आपके साथ कोई ख़ुसूसी मुलाकात आम लोगों से हुई थी? दिल्ली में काफ़ी लोग हमें यहाँ के मिले, यहाँ के जो उधर काम करते हैं, तो कुछ लोग वहाँ के भी मिले। अखनूर से कुछ आर्टिस्ट थे वहाँ पर गए हुए, वो मिले। बेंगलुरु के कुछ लोगों से मुलाकात हुई। इन दरमियान में एक बंदा जो कि ठाकुर राकेश सिंह मनहास जी हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनसे रोज़ मेरी आज भी बात होती है, और उन्होंने हमारे रहने सहने का सिस्टम भी सारा देखा उधर। अच्छा, वहाँ पर हाँ जी। उनकी जानिब से आपको बेहतर सहूलियात मिली? जी। तो बाकी भी लोगों की जानिब से कोऑपरेशन मिल रहा था? हाँ, लोगों ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बिल्कुल। अच्छा इरफान जी, दोबारा इसके बाद नेक्स्ट भी आपका कोई प्लान है कि आप दोबारा से इस तरह की कोशिश करेंगे, या अब आपने जो है इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, यहीं पे स्टॉप कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ख़त्म नहीं किया है, क्योंकि अभी तो मेरी स्टडी चल रही है। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद कुछ टाइम ब्रेक मिलेंगी तो सोचेंगे इंशाल्लाह, फिर से उम्मीद है कि मुलाकात तो करके रहेंगे। मैं अब इस बार कुछ अलग सा सोचा है, इंशाल्लाह देखते हैं मार्च तक। बहुत अच्छा। तो इरफान साहब, पढ़ाई करके क्या बनने की ख्वाहिश है, क्या बनना चाहते हैं, तो अपने लोगों के लिए किस तरह का किरदार निभाना चाहते हैं? मैं एक वकील के रूप में लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। एडवोकेट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। तो अभी आप ये चीज़ बाज़ाब्ता समझते भी होंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अपने राइट्स को भी आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल। और किस तरह के राइट्स जो इंसान को मिले हुए हैं और उनका भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एडवोकेट बनते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो भी बच्चे आपको देखेंगे और हमारे बाकी जो तमाम लोग देखेंगे, उनके लिए आपका कोई ख़ुसूसी मैसेज रहेगा? उनके लिए बस यही है कि दूसरों पे उंगलियां उठाने से बेहतर है कि अपने आप पे काम करें। और जो बच्चे देखेंगे उनसे मैं ये कहूँगा कि आज के टाइम में नशा बहुत आम हो रहा है, नशे से दूर रहें। ये लत अगर लग जाती है तो पहले इंसान को लगता है कि ये बहुत खुशी देता है, आज़ादी देता है,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान से सब कुछ छीन लेता है। एक परिवार का एक बच्चा ही नहीं जाता कि उनकी खुशियाँ भी चले जाती हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा समझाते हैं। जहाँ से मैंने 10th किया है, हमारे लेखराज सर हैं, हमारे प्रिंसिपल, उनसे मैंने सीखा कि पैशंस इंसान में कैसे होने चाहिए। सर ऐसा बंदा ना मैं कहूँगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमें नहीं मिलेगा लेखराज सर जैसे। तो हमारे टीचरों ने हमें बहुत कुछ टीचरों से सीखने को मिला। फिर जब मैंने 11th में एडमिशन ली, वहाँ पर भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। हमारे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दलोड़ी के जो प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और वहाँ का एक मैं टीचर का नाम लूँगा, मेरे फेवरेट सर हैं विनोद सर। हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के दरमियान वो 4-5 मिनट ऐसा लेक्चर देते हैं, ऐसा मोटिवेट इंसान को करते हैं कि यार मैं तो कहूँगा बड़े से बड़ा नशेड़ी भी है, उनका लेक्चर सुन के छोड़ देगा, तो ये कौन सी बात है। अच्छा, बहुत खूब। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा पॉलिटिकल है। बहुत अच्छा। तो इसके अलावा आप अपने नौजवानों को क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो पढ़ाई को किस तरह कंटिन्यू करें और पढ़ाई के साथ साथ अपना जुनून जो है उसको बरकरार रखें? देखिए आज के टाइम में जो है लोग बहुत सारे कहते हैं नौकरियां भी कम हैं। सही बात है, नौकरियां भी कम हैं, लेकिन अभी जो है वो क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। अगर क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे अगर वो ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। बाकी देखिए मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। वो तो खुदा के हाथ में है रिज़ल्ट, लेकिन हमें कोशिश, हार्डवर्क प्लस पेशेंस, सब्र रखना चाहिए। बहुत खूब। इरफान जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने नाजरीन के साथ रूबरू होकर अपनी पूरी कहानी वाज़ा की है। आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने भी अपना कीमती समय निकाल के मुझ जैसे नया चीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। जी बिल्कुल नाजरीन, ये इरफान अवाना साहब हैं। इनका एक बेहतरीन सफ़र रहा है और इस सफ़र को मुकम्मल करने में इनकी पूरी कोशिश रही, लेकिन फ़िलहाल ये मुकम्मल तो नहीं हो पाया जो ये तय करके यहाँ से गए थे। लेकिन इनका ये कहना है कि दोबारा भी ये इस सफ़र को कंटिन्यू करेंगे और अपनी इस बात को दोबारा से उस सतह तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ख़ास बात तो ये कही है कि इन्होंने अपने इलाका को रिप्रेजेंट करने के लिए एक विज़न बनाया था और ये इस बात को रखने के लिए आला सतह तक जाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी आरजे ज़हीर को भी इजाज़त बख्शें और मेरे साथ मेरे ख़ुसूसी मेहमान इरफान अवाना साहब को भी इजाज़त बख्शें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी खास मौजू के साथ। स्टे ट्यून्ड।